रिंग विद यूनिटी, आर के अंदर यूनिटी भी मौजूद है और वो कम्यूटेटिव भी है, और ए उसका कोई प्रॉपर आइडियल है आर का, तो उससे आप जो क्वोशंट रिंग बनाएंगे या फैक्टर रिंग जिसको हम बोलते हैं, ये जो फैक्टर रिंग है ये कम्यूटेटिव रिंग होगा और इसके अंदर यूनिटी भी मौजूद होगी। मतलब अगर आर कम्यूटेटिव और यूनिटी के साथ है तो उसका जो फैक्टर ग्रुप है वो भी कम्यूटेटिव और यूनिटी के साथ होगा। सेकंड थ्योरम है कि इफ आर इज कम्यूटेटिव रिंग एंड ए बी आइडियल ऑफ आर, देन आर ऑफ मतलब इसका जो फैक्टर रिंग बनेगा वो कम्यूटेटिव रिंग होगा, लेकिन इसका कन्वर्स होल्ड नहीं करेगा। मतलब अगर फैक्टर रिंग कम्यूटेटिव है तो फिर लाजमी नहीं है कि आर भी कम्यूटेटिव हो। इफ आर इज अ रिंग विद यूनिटी, अगर आर के अंदर वन मौजूद है रिंग के अंदर और ए उसका कोई आइडियल है, तो फैक्टर रिंग की जो यूनिटी होगी वो इस शक्ल की होगी। कोसेट होता है तो कोसेट सारे के सारे इस फॉर्म में होते हैं, ए प्लस आइडियल के अंदर आप वो जमा कर रहे होते हैं, तो जारी बात है वन उसमें ऐड करेंगे तो वो उसकी यूनिटी बन जाएगा। थ्योरम नंबर 4 है कि इफ आर इज एन इंटीग्रल डोमेन एंड ए बी आइडियल ऑफ आर, then the factor ring may or may not an integral domain। जो फैक्टर रिंग है वो इंटीग्रल डोमेन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जी इसी तरह आपके पास है आर बी अ रिंग एंड लेट आई बी एन आइडियल ऑफ आर। आर आपके पास एक रिंग है और आई जो है ये आइडियल है आर का, तो फिर ये जो फैक्टर रिंग होगा आर बाय आई इज कम्यूटेटिव if and only if r s minus s r belonging to I for all r and s in r। अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाए तो फिर जो फैक्टर रिंग होगा वो कम्यूटेटिव होगा। जी सिमिलरली थ्योरम नंबर 6 आपके पास है कि इफ r इज अ रिंग विद यूनिटी, r रिंग है इसके अंदर यूनिटी भी है और a इसका कोई आइडियल है, तो फिर इस फैक्टर रिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो या तो जीरो होगी या फिर ये डिवाइड करेगी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r, r की कैरेक्टरिस्टिक को ये डिवाइड करेगी। जैसे इसकी एग्जांपल देखें यहाँ पे, आर हम ले लेते हैं सेट रेजिड्यू क्लासेस का सेट है मॉड 6 के अंडर, और ये मैंने इसका एक आइडियल भी सपोज कर लिया, ये इसका एक आइडियल है। तो अगर आप यहाँ से इसका फैक्टर रिंग बनाते हैं तो फैक्टर रिंग बनाने का वही तरीकेकार है कि आपने आर आई को बनाने के लिए क्या करना है कि सारे के सारे कोसेट्स लेने हैं। ठीक है, अब वो कोसेट कैसे होंगे, ए प्लस आई इसमें जमा करते जाएंगे और ए जो है वो बेसिकली आपके पास एक ऐसा नंबर होगा जो कि बिलोंग कर जाएगा Z6 को, Z6 को। अब यहां पर देख लें आप, अगर आप जीरो इसमें ऐड करेंगे आई के अंदर, अब आई के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है 0 2 और 4, तो इनमें अगर आप ये जमा कर दें 0 2 और 4 तो इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये आपके पास आई ही आ जाएगा। इसी तरह अगर आप इसमें 1 ऐड करते हैं आई के अंदर, तो 1 ऐड करने से ये आपके पास एलिमेंट्स में ये बन जाएंगे 1 और 3 और 5। अगर आप इसमें मजीद 2 ऐड कर देते हैं, 2 सॉरी अच्छा 2 इसमें ऐड करेंगे तो अब देखें 2 इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। देखें ये एब्जॉर्ब कैसे होता है, 2 को 0 में जमा किया 2 आ जाएगा, 2 को 2 में जमा किया 4 आ जाएगा, 2 को 4 में जमा करेंगे 6 आएगा जिसका रिमाइंडर 0 होता है। तो देख लें ये अगेन जो है वो आई बन चुका है। तो इस तरीके से अगर वो
सब रिंग या आइडियल के अंदर से कोई एलिमेंट होगा तो वो इस तरीके से उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। इसी तरह अगर आप इसमें 3 जमा कर देते हैं, 3 को ऐड करते हैं इसमें, तो 3 को ऐड करने से ये आपके पास बन जाएगा, 3 को 0 में ऐड करेंगे, फिर इसको 2 में ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 4 में ऐड करेंगे 7 बनेगा, 7 को 6 पे डिवाइड, 6 मॉड के अंदर वो 1 होता है। तो ये आप देख लें कि ये अगेन 1 प्लस आई के इक्वल ही आ चुका है। ठीक है, Z6 में और कौन होता है, 4 भी होता है उसके अंदर। तो अगर आप उसमें 4 ऐड कर देते आई के अंदर, तो 4 तो क्योंकि उसके अंदर बिलोंग करता है, ये उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, आई बन जाएगा। और अगर उसमें 5 हम ऐड करते हैं तो 5 प्लस आई आपके पास बन जाएगा, 0 में 5 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 में ऐड करेंगे 7 बनेगा, तो 6 पर डिवाइड करने से रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 4 में डिवाइड करेंगे 9 बनेगा, 6 पे डिवाइड करने से। तो ये वो अगेन वही आपके पास 1 प्लस आई वाला आइडियल बन गया। तो हमने उसके जो 6 एलिमेंट है उन तमाम को जमा किया, आपको 2 किस्म के डिस्टिंक्ट फैक्ट ये कोसेट्स मिले हैं, एक आई और एक 1 प्लस आई। तो इसीलिए इसका जो ऑर्डर है वो आपके पास 2 आएगा। ठीक है, तो अब इसकी करेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए देखें, करेक्टरिस्टिक क्या होता है कि रिंग के तमाम एलिमेंट से हम उस इंटीजर को मल्टीप्लाई करवाएं तो वो आपके पास आइडेंटिटी आ जाए। तो अब इसकी करेक्टरिस्टिक 6 ही बनेगी, क्योंकि 6 को हम, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी को तो 6 से मल्टीप्लाई करवाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आई ही रहेगा। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा 6 प्लस आई। अब 6 में इसको ऐड कर दे तो वो आई बन जाएगा, जो कि 0 है इस आइडियल का। इस आइडियल का एडिटिव आइडेंटिटी या 0 जो है वो आपके पास आई ही है। तो इसका मतलब इसकी करेक्टरिस्टिक जो है वो 6 है। जो Z6 था उसकी करेक्टरिस्टिक भी 6 है, इसकी करेक्टर, तो वो करेक्टरिस्टिक जो है वो डिवाइड करती है रिंग की करेक्टरिस्टिक को। ठीक है, तो ये थ्योरम की वेरिफिकेशन आपके पास यहां से आ गई। नेक्स्ट आपके पास है थ्योरम नंबर 7, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस फैक्टर रिंग। ऊपर आपके पास गायन इंटीजर्स है, ये हम ऑलरेडी रिंग को डिफाइन कर चुके हैं कि गायन इंटीजर से मुराद ये होता है कि आपने इसके अंदर वो वाले तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लेने हैं जिनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वो दोनों इंटीजर है। ए भी इंटीजर है और बी भी, दोनों ही इंटीजर्स है। इस रिंग को बोलते हैं गायन इंटीजर। तो मिसाल के तौर पे जैसे आपने फैक्टर रिंग फाइंड आउट करना हो Z और I का, इस रिंग का आपने इसका कोई आइडियल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे आइडियल आपके पास है 2 माइनस आई, आयोटा। तो इसका ऑर्डर कितना बनेगा, इसका जो ऑर्डर है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, अब इसमें रियल पार्ट जो है वो 2 है तो 2 का स्क्वायर कर लें, और प्लस इमेजिनरी पार्ट -1 है तो -1 का स्क्वायर कर लें। तो इसका जनाब ऑर्डर आपके पास आ गया 5। इस फैक्टर रिंग का ऑर्डर 5 है, मतलब टोटल इसके अंदर 5 एलिमेंट्स मौजूद है। अब वो एलिमेंट्स फाइंड आउट कैसे करेंगे उसका तरीकाकार मैंने आगे दिखाया हुआ है, तो उसको हम देख लेते हैं। आगे एक एग्जांपल में दिया है। अच्छा, थ्योरम नंबर 8 है कि इसी फैक्टर रिंग, ये जो फैक्टर रिंग है ये एक फील्ड होगा इफ एंड ओनली इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज आइदर अ प्राइम और अ स्क्वायर ऑफ प्राइम ऑफ दिस फॉर्म। मसलन ये ऊपर जो मैंने एग्जांपल दिया है इसी के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि क्या ये फील्ड है या नहीं है, तो बिल्कुल ये फील्ड है, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो प्राइम नंबर निकल आया। इसी तरह अगर हम इससे कोई और बना लेते हैं, जैसे
इस तरह से फैक्टरिंग आपके पास है कि 3 प्लस आयोटा। तो आपसे पूछा जाए क्या ये फील्ड है या नहीं है, तो आप इसका क्या करेंगे, ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। वो बनेगा 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, वो बन जाएगा 10। अब ये प्राइम नहीं है और प्राइम का स्क्वायर भी नहीं है, इसका मतलब है ये वाला फैक्टरिंग जो है दिस इज नॉट अ फील्ड, ये कभी भी फील्ड नहीं होगा। जी थ्योरम नंबर 9 आपके पास है कि इफ आर इज एन इंटीग्रल डोमेन, आर जो है वो हमारे पास एक इंटीग्रल डोमेन है और ए उसका आइडियल है, तो आर जो फैक्टर रिंग है ये इंटीग्रल डोमेन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो ये थ्योरम तो हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं। अच्छा, इसकी अगर आप कोई एग्जांपल देखना चाहते हैं तो इंटीग्रल डोमेन वो होता है जिसके अंदर सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो डिवाइजर नहीं होते, मतलब उसके अंदर कोई भी जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करता। जी इसकी एग्जांपल है कि जी एक इंटीग्रल डोमेन है। इसी तरह सेट ऑफ इवन नंबर जो है वो भी इंटीग्रल डोमेन है। तो इसमें आप अगर 2z ले लेते हैं, इसके साथ इसका फैक्टर रिंग फाइंड आउट करते हैं, तो इसका फैक्टर रिंग जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा Z2 के, मतलब इसके अंदर एक तो T2z इटसेल्फ आ जाएगा और एक इसके अंदर 1 प्लस 2z आ जाएगा, जिसको आप Z2 की फॉर्म में लिखेंगे तो वो जीरो बार और 1 बार बन जाएगा। अब ये जो है ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है, क्योंकि 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो 1 ही आना है। ये जीरो डिवाइजर, इसके अंदर कोई जीरो डिवाइजर मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये भी आपके पास इंटीग्रल डोमेन नहीं है। तो पहले आपने क्या किया था कि उसके अंदर से ये जो z है ये एक इंटीग्रल डोमेन था, जो रिंग है वो इंटीग्रल डोमेन है, लेकिन इससे जो आपने फैक्टर रिंग बना लिया वो भी इंटीग्रल डोमेन है। अब इसकी नॉन एग्जांपल देख लेते हैं कोई, जैसे मिसाल के तौर पे z आपने एक इंटीग्रल डोमेन लिया और इसका आपने फैक्टर रिंग बना लिया 6z के साथ। अब ये बेसिकली z6 होता है और z6 जो है ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद है जैसे 0 1 2 3 और 4 और 5, तो इसके अंदर बेसिकली 2 और 3 और 4 ये तीनों ही इसके जीरो डिवाइजर है। तो इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन थी उसमें कोई एलिमेंट जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए। तो अब यहां पर देखें कि z आपके पास इंटीग्रल डोमेन था, लेकिन इससे बनने वाला जो फैक्टर रिंग है वो इंटीग्रल डोमेन नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर r आपके पास एक इंटीग्रल डोमेन है और कोई भी उसका आइडियल लेकर आप एक फैक्टर रिंग बनाते हैं, तो वो जो फैक्टर रिंग बनेगा वो इंटीग्रल डोमेन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट आपके पास एक और रिजल्ट है, ये आपने पोलिनोमियल रिंग ले लिया जिसके कोफिशिएंट्स जो है वो इंटीजर्स हैं और इसका आपने ये आइडियल लिया जो एक प्राइम से जनरेट हो रहा है, तो इस आइडियल के साथ आपने एक फैक्टर रिंग बना लिया। ये जो फैक्टर या क्वोशिएंट रिंग है ये जीपी के आइसोमॉर्फिक होगा, लेकिन कब होगा, जब पी आपके पास एक प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये रिजल्ट भी आप याद रखेंगे। जी नेक्स्ट आपके पास है करेक्टरिस्टिक ऑफ जी इस फैक्टर ग्रुप जी आई बाय दिस आइडियल। इसकी जो करेक्टरिस्टिक होती है वो डिवाइड करेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। तो ये एक रिजल्ट है, इस रिजल्ट से आप करेक्टरिस्टिक जो है वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप उससे वो रिंग बना लेंगे, तो बहरहाल एज ए रिजल्ट भी आप इसको याद रखेंगे और ये करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने में भी हमारे लिए हेल्पफुल होगा।
जी नेक्स्ट हमारे पास है ये 10th वाला थ्योरम। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये आपके पास है पोलिनोमियल रिंग है जिसके कोफिशिएंट जो है वो सारे के सारे इंटीजर्स हैं। मतलब आप इसको इस तरह से बनाएंगे कि यहाँ पे ए एन है और एक्स रेज टू पावर एन और प्लस ए एन माइनस वन उसके अंदर आ जाएगा और एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे पोलिनोमियल इसमें मौजूद हैं। यहाँ पे आपके पास a1x आ जाएगा और एंड पे आपके पास a0 आ जाएगा। जबकि ये सारे के सारे जो ai's हैं इनके ऊपर कंडीशन है कि ai जो है ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं, कोफिशिएंट्स सारे जो है ये इंटीजर्स हैं। तो इसको हम बोलते हैं z ऑफ x, पोलिनोमियल रिंग्स विद कोफिशिएंट इंटीजर्स। अब नीचे मैंने एक आइडियल लिया जो जस्ट एक प्राइम नंबर से जनरेट हो रहा है। मिसाल के तौर पे जैसे अब 2 से जनरेट होने वाला आइडियल ले लेते हैं। ठीक है, ये हम एक एग्जांपल करके देख लेते हैं कि z ऑफ x और इसका आपने आइडियल बनाना है 2 के साथ। तो अब ये जो 2 है ये प्राइम है, इसलिए ये जो रिंग बनेगा ना ये आपके पास इक्वल होगा zp और यहां पे आपके पास आ जाएगा x, सॉरी p की जगह आप 2 यूज कर रहे हैं तो z2 आ जाएगा। अब इसके अंदर सारे के सारे ऐसे पोलिनोमियल्स मौजूद होंगे जिनका जो कोफिशिएंट है वो या तो 0 आ जाएगा या आपके पास वो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। वेरी यूजफुल थ्योरम है ये। हम सपोज कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये आपके पास कोई रिंग आर है और यहाँ पे कोई दूसरा रिंग आर प्राइम है। इन पे आप एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करते हैं। ये हमने एक होमोमॉर्फिज्म एफ डिफाइन कर लिया और ये होमोमॉर्फिज्म जो है ये ऑन टू भी है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। दूसरे लफ्जों में ये जो होमोमॉर्फिज्म आपने डिफाइन किया है ये एपीमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो ये होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करने के बाद हम ये कह रहे हैं कि ये जो आर रिंग है आर, इसका अगर हम फैक्टर रिंग बना लेते हैं किसके साथ, जो ये ऊपर आपने होमोमॉर्फिज्म लिया है इसके कर्नल के साथ आप इसका फैक्टर ग्रुप फैक्टर रिंग बना लेते हैं तो ये आइसोमॉर्फिक होगा आर प्राइम। बिल्कुल इसी तरह का हमने ग्रुप थ्योरी के अंदर भी ये थ्योरम डिफाइन किया था, बिल्कुल इसी तरह का होल्ड करता है रिंग्स के अंदर। इसकी एग्जांपल के तौर पे भी आप इसकी एग्जांपल भी देख लें साथ साथ। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो सेट ऑफ इंटीजर है इसका फैक्टर ग्रुप बनाते हैं एन जी के साथ। तो अभी मैंने आप लोगों को ये बताया कि ये जी एन के आइसोमॉर्फिक होता है। अब इसका प्रूफ इंतहाई आसान प्रूफ है कि आप एक होमोमॉर्फिज्म एक फंक्शन सपोज कर लेंगे एफ दैट इज जी एन, जी से जी एन के ऊपर आप इसको डिफाइन कर लें। तो इसको हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि ये यहाँ पर एफ ऑफ एन इक्वल टू एन बार आ जाते हैं। तो अब आप इसको चेक कर सकते हैं, ये एक एपीमॉर्फिज्म है, मतलब ये होमोमॉर्फिज्म भी है और ये ऑन टू भी है।
उसके बाद अगला स्टेप जस्ट ये होना है कि आपने ये प्रूफ करना है कि इसका जो कर्नल है वो NZ के बराबर आ जाता है। ठीक है, कर्नल ऑफ F, इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम ये कहेंगे कि ऐसे तमाम इंटीजर्स जो आपको इस होमोमॉर्फिज्म के अंडर 0 पर मैप करवाते हो, उन तमाम इंटीजर्स का जो सेट है वो आपके पास कर्नल होगा। तो अब यहां पर बेसिकली जब आप इसको लेंगे f ऑफ n इज इक्वल टू 0, इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो इसका मतलब f ऑफ n का मतलब तो यही होगा कि n बार जो है वो 0 आ जाए अकॉर्डिंग टू डिफाइंड फंक्शन। तो अब यहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूं कि 5 बार जो है वो 0 कब आएगा, तो सॉरी n ले ले, तो मॉड में n के बजाय मैं सपोज कर लेता हूं कि ये आपके पास n5 है। अब n5 के मॉड में ये 0 तब आएगा जब आपके पास n जो है वो 5 का मल्टीपल हो। अच्छा, यहाँ पर ये हमने वेरिएबल n यूज कर लिया है, इसको आप x सपोज कर लें क्योंकि n तो मॉड है ना, इसीलिए यहाँ पर ये थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा हो गई। इस वेरिएबल को आप x सपोज कर लें, ये आपके पास वेरिएबल x है। तो यहाँ पर ये x जो है उसकी वैल्यूज 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, जितने भी 5 के मल्टीपल्स हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि वो सारे x आ जाएंगे जो n के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, n के मल्टीपल्स मतलब इस तरीके एन टी इधर फिलहाल लिख ले, एन टी वेयर टी इज इंटीजर, टी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इसका मतलब होगा कि कर्नल ऑफ फाई के अंदर सारे के सारे ऐसे इंटीजर्स हैं जो n के मल्टीपल्स हैं, तो उसको आप nz लिखेंगे। तो इससे ये हमारा प्रूफ जो है वो मुकम्मल हो जाता है। जी नेक्स्ट आपके पास है फर्स्ट थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। ऊपर वाला जो था वो फंडामेंटल थ्योरम कहलाता है और ये आपके पास फर्स्ट थ्योरम ऑफ रिंग आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है। सपोज कर लेते हैं कि बी बी अ सबसेट ऑफ ए, और ये दोनों ए और बी दोनों आइडियल्स हैं किसी रिंग आर के। तो अगर आप आर का ए के साथ फैक्टर रिंग लेते हैं, फिर आप आर का बी से फैक्टर रिंग लेते हैं और ए का बी से फैक्टर रिंग लेते हैं, तो ये दोनों जो हैं फैक्टर रिंग्स ये आपस में आइसोमॉर्फिक होते हैं। तो ये स्टेटमेंट्स आपने जस्ट याद रखनी है। इसी तरह सेकंड थ्योरम ऑफ रिंग आइसोमॉर्फिज्म है आपके पास कि लेट ए एंड बी बी टू आइडियल्स ऑफ a ring R, then the factor ring defined by a plus b by a, this is isomorphic to b divided by a intersection b। अच्छा, इसको आप अदर वे भी स्टेट कर सकते हैं, a प्लस बी, और इसको डिवाइड कर लें आप b के साथ, तो फिर a जो है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा, यहाँ पे a डिवाइडेड बाय a इंटरसेक्शन b। ऐसे भी आप इसको स्टेट कर सकते हैं, दोनों इसकी स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल है कि ऑर्डर ऑफ फैक्टर रिंग, इसका ऑर्डर निकालें। तो सिंपलेस्ट वे तो ये था कि आप 2 का स्क्वायर लें और -1 का स्क्वायर लें और ये आपके पास बन जाएगा 5। तो 5 इसका ऑर्डर है, तो ये तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। लेकिन अगर आप इसके एलिमेंट्स निकालना चाहते हैं तो एलिमेंट्स इसके इस फॉर्म के होंगे कि a प्लस आयोटा बी इसके अंदर ऐड होता चला जाए। ठीक है, अब इसके अंदर जो तरीकेकार है वो मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली अगर आप 2 - 1 को इसके अंदर ऐड करते हैं तो ये तो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, सेम एलिमेंट है, तो वो आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। इसका मतलब है कि इस आइडियल के अंदर 2 - i जो है ये रोल प्ले कर रहा है 0 का। अच्छा, ये लिंक आप दोबारा से क्लिक कर लीजिएगा, सेशन हमारा एंड होने वाला है।
ये आयोटा दूसरी तरफ चला जाएगा तो बेसिकली यहाँ पर ये वैसे ट्रू तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर चूंकि मॉड का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं मॉड्यूल का, तो इसलिए ये यहाँ पर दुरुस्त हो जाता है कि 2 को सपोज कर रहे हैं आयोटा के। इसके दोनों तरफ आप स्केयरिंग करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 इक्वल टू -1। इस 1 को उठा के इस तरफ ले आए तो ये 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये बेसिकली यहाँ पर आप इक्विवेलेंट सिंबल यूज कर, जी मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर आप ये इससे अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये कैसे इक्वल हो गए, तो ये जो मॉड का कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं, जैसे आप उसमें Z6 के अंदर भी क्या कह देते हैं कि 6 जो है ये बेसिकली 0 है, तो ये हम मॉड 6 में बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना। मॉड्यूल 6 के अंदर ये चीज लिख रहे होते हैं, तो ये एक्चुअली आप इंटीजर्स के अंदर काम नहीं कर रहे होते, तो ये बात जहन में रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर 5 इक्वल टू 0 आ जाता है, तो 5 इक्वल टू 0 आने का मतलब है कि ये 5 तक चलते जाएंगे। जैसे ये मॉड 6 में 6 0 तक आ जाता है ना, तो आप कहते हैं जी Z6 के अंदर 0 आ जाएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इसमें 4 और 5 तक आ जाएंगे, 6 इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि वो अगेन आपके पास 0 आ जाता है। तो जब आपने ये 5 0 कर लिया तो इसका मतलब है कि ये एलिमेंट्स टोटल 5 बनेंगे, स्टार्ट 0 से होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो आपने a प्लस आयोटा b लिखा है उसकी जगह 0 आ जाएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 4 तक ये एलिमेंट्स आएंगे। तो ये टोटल इसके 5 कोसेट्स बन गए। इसी तरह इस कंसेप्ट को मजीद अगर समझना चाहते हैं तो एक और एग्जांपल देख लें कि z आयोटा का आप फैक्टर रिंग बना रहे हैं 3 प्लस आयोटा के साथ। अब अगर आप इसका ऑर्डर देखें तो वो 3 प्लस 1 वो 9 बनता है, सॉरी 9 प्लस 1 10 बनता है। तो यहाँ पर अगर आप इसको देख लें कि 3 को आप इसका 0 लेकर चलें, 3 प्लस आयोटा को हम सपोज कर लेते हैं कि ये इसका 0 है, तो अब यहाँ से अगर 3 की वैल्यू निकाली जाए तो वो माइनस आयोटा बन जाती है। अब यहाँ पर आयोटा को खत्म करने के लिए 3 का स्क्वायर लेंगे तो दूसरी तरफ भी स्क्वायर आएगा तो वो -1 बन जाएगा, -1 को इस तरफ लाएंगे तो 10 इक्वल बन जाएगा 0 के। तो इसका मतलब है कि इसके जो कोसेट्स बनेंगे वो 10 बनेंगे, स्टार्ट 0 से होंगे, उनके अंदर बेसिक ये होगा 3 प्लस आयोटा, इसके अंदर 0 जमा किया तो ये बन गया, फिर उसके अंदर आप 1 ऐड करेंगे। तो इस तरीके से आप ये जो ZI के सारे फैक्टर्स रिंग बनते हैं वो आप इस तरीके से इनके एलिमेंट्स जो हैं वो भी मालूम कर सकते हैं। ये तरीके ये जाएगा कहां तक, ये टोटल 9 तक जाएगा, 9 प्लस 3 प्लस आयोटा, तो ये 10 एलिमेंट्स इसके अंदर बन जाएंगे। तो इस तरह से हम इसके अंदर वर्क करते हुए ये तमाम एलिमेंट्स भी मालूम कर सकते हैं और उसका ऑर्डर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जी यहाँ तक हमारा आज का जो लेक्चर है वो